नेक्स्ट हमें ये डिस्कस करना है कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में डायरेक्टेड एसएचएम सुपर इम्पोज हो जाएं तो पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज पीरियोडिक फोर्सेस कैसा पाथ फॉलो करता है। जैसे हमने लास्ट जो सुपरपोजिशन डिस्कस किया था वो ये था कि सभी ऑसिलेशंस एक ही डायरेक्शन में, यानी जैसे वाई एक्सिस लिया तो ऑसिलेशन ऑफ ईच पीरियोडिक फोर्स वाई के ही अलॉन्ग है, इसीलिए प्रिंसिपल जो था वो y1 + y2 + y3 ऐसा करके हमारा रिजल्ट था। लेकिन अगर एक ऑसिलेशन x एक्सिस के अलॉन्ग और एक y के अलॉन्ग ऐसा अगर होगा तो पीरियोडिक इन दोनों के इन्फ्लुएंस में, पार्टिकल इन दोनों के इन्फ्लुएंस में जो पीरियोडिक मोशन फॉलो करता है वो एक एक्स वाई प्लेन में कोई पाथ रहता है। तो हमें आज नेक्स्ट ये पॉइंट डिस्कस करना है। और अगेन इस बात का एक रोल रहेगा कि सुपर इम्पोजिंग एसएचएम्स की फ्रीक्वेंसी सेम है या डिफरेंट है। तो जो अपने सिलेबस में कोर्स पॉइंट है वो है सेम फ्रीक्वेंसी। सो इसको हम ऐसा हेडिंग दे सकते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ SHMs of same frequency but directed in mutually perpendicular directions। जैसे एक x एक्सिस के अलॉन्ग है a sin ओमेगा t और दूसरी y के अलॉन्ग है कुछ b साइन ओमेगा टी। ओमेगा इज सेम और इन दोनों में कुछ आपस में फेज डिफरेंस भी हो सकता है जिसको मैं फाई से यहाँ शो कर रहा हूँ। तो एट एनी टी इसके इन्फ्लुएंस में x वेरी होता रहता है, इसके इन्फ्लुएंस में y वेरी होता रहता है। यानी पार्टिकल के x y कोऑर्डिनेट्स यहाँ हम x एक्सिस y एक्सिस ऐसे शो कर दें तो ये +a और ये -a, ऐसे ही ये +b और ये -b। ठीक है, तो इस तरह से एक एक्स वाई प्लेन में x -a + a के बीच में वेरी होता है और y + b और -b के बीच में वेरी होता है। तो इस एक्स वाई प्लेन में ये एक बाउंड्री हो जाती है जिस बाउंड्री के बीच में ही पार्टिकल रहेगा हमेशा, लेकिन इस बाउंड्री में उसका पाथ फॉलोड जो है वो x भी बदलेगा y भी बदलेगा। हम सेम फ्रीक्वेंसी के केस में कुछ रिजल्ट्स यहाँ डिस्कस करेंगे। जो बात हमें एज रिजल्ट याद रखनी है वो हमसे पूछी जाती है। जैसे हमने जनरल ट्रांसलेशनल मोशन में से पढ़ा हुआ है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन केस किया हुआ आपने, x एट एनी टी और y एट एनी टी पता है तो t एलिमिनेट कर दो तो x y का एक रिलेशन आ जाता है जिसको आप इक्वेशन ऑफ द पाथ फॉलोड या ट्रेजेक्टरी फॉलोड बोलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ अगर हम एक्स वाई आपस में रिलेट करें तो हमें टी एलिमिनेट करना होगा, टी एलिमिनेट करना होगा। और एलिमिनेशन ऑफ टी इज़ वेरी इजी व्हेन फाई इज ज़ीरो, व्हेन फाई इज ज़ीरो। जैसा आप देख लें यहाँ पर कि सपोज इफ फाई इज ज़ीरो, इफ फाई इज ज़ीरो तो एक्स है a साइन ओमेगा टी और y है b साइन ओमेगा टी। सो इफ यू डिवाइड देम you get y upon x equal to b upon a, which means y is b upon a times x। तो ये y equal to mx, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ, ये स्ट्रेट लाइन b by a is the slope। तो ये आपके पास इस लाइन के अक्रॉस ये मोशन होता रहेगा। यानी अगर मैं इस लाइन के क्रॉस अगर मैं इसको SHM डिस्क्राइब करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास ये पाथ क्या है,
ये एम्पलीट्यूड है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस लाइन, जैसे हम इसको आर वेक्टर मान लें, तो आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ जाएगा। तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट होता रहेगा और उसका डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ये होगा, ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर फेज डिफरेंस ये फाई जीरो ना हो करके पाई होगा, इफ फाई इज पाई, तो आपके पास यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई किया तो वाई बन जाएगा माइनस बी साइन ओमेगा टी, और इसको डिवाइड करेंगे तो वाई अपॉन एक्स आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी वाई आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एक्स। ये आपके पास नेगेटिव स्लोप, तो ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होना है व्हेन फाई इज जीरो, और ये स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो होना है व्हेन फाई इज पाई। तो फेज डिफरेंस जीरो और फेज डिफरेंस पाई के केस में ही ये डिवीजन पॉसिबल होगा और साइन ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ आना है एक्स वाई प्लेन में। अगर ये फेज डिफरेंस जीरो या पाई नहीं होता है तो किसी भी और फाई के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फाई पाई बाय 2 है, इफ फाई इज पाई बाय 2, तो ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 बिकम्स कॉस ओमेगा टी, और यहां पर कॉस ओमेगा टी, तो अभी आप इसको डिवाइड करें तो ये टी कैंसिल नहीं होता है। अभी इस टी के एलिमिनेशन के लिए आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन ए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्चुअली एक्स अपॉन ए इज साइन ओमेगा टी, वाई अपॉन बी इज कॉस ओमेगा टी। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। इस पेरीफेरी में ऐसा एक एलिप्स बनाया जाए तो पार्टिकल फॉलोज एलिप्स। हाँ, वो एलिप्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आप चेक करें कि एट सम टी जीरो, एक्स इज जीरो क्योंकि साइन फंक्शन है, बट कॉस में इट इज प्लस बी, तो ये एक्स जीरो, तो वाई ऑलरेडी पाई बाय 2 लीड ले रहा था, तो स्टार्ट यहाँ हुआ। उसके बाद ये x ने यहाँ जाना है तो y ने 0 होना है, तो ये ऐसा पाथ फॉलो होगा। यानी जो मैंने केस ले रखा है उसमें ये क्लॉकवाइज फॉलो होगा। आपने जैसे ऑसिलेशन में जो भी स्टार्ट है वहाँ से उसके बाद आप ऑसिलेशन इमेजिन कर लो, x में है a साइन ओमेगा टी, यानी t 0 पर x 0 है और फिर इस तरह से शुरू होना है, और y में t 0 पर ही प्लस b है, तो ये x 0 था, y यहाँ था, इधर x यहाँ गया तो y 0 होना है, यानी ये पाथ फॉलो होना है। तो इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी पता चल जाता है। मान लो ये x a cos ओमेगा टी होता और y b साइन ओमेगा टी होता, तो उस केस में भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 ही होता, लेकिन उस केस में x यहाँ होता और y यहाँ, तब हम y ने प्लस b जाना था और x ने यहाँ आना था, तो ये पाथ ऐसे फॉलो होता, ठीक है ना। तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। यानी अगर y डायरेक्शन में पाई बाय 2 की लीड है तो ये क्लॉकवाइज आ रहा था, और अगर ये लीड x में होती तो ये एंटी क्लॉकवाइज आ जाता। और इसी में इनके एम्पलीट्यूड a और b सेम भी हो सकते हैं। अगर a और b सेम हो जाएं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। ये रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर हो जाएगा और ये सर्कल उसमें फॉलो होने लगेगा। तो ये सब बातें एज रिजल्ट पूछी जाती हैं। और अगर ये
0 नहीं है, पाई नहीं है, π/2 नहीं है, तो कोई भी और एंगल होने पर π/3, π/6, π/4, तो रिजल्ट एक एलिप्स ही बनता है। लेकिन वो एलिप्स इसके अंदर ही अंदर, जैसे देखिए आप इसमें एक ऐसा भी कोई एलिप्स फॉलो हो सकता है, लाइक दिस, ये भी एलिप्स है। ये जो मैंने पहले एलिप्स बनाया π/2 के लिए, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स या रेगुलर एलिप्स। स्टैंडर्ड एलिप्स और रेगुलर एलिप्स। तो आपके पास रिजल्ट ये बना कि अगर फाई 0 या पाई है तो रिजल्ट एक स्ट्रेट लाइन, और 0 और पाई को छोड़ के कुछ भी है तो रिजल्ट एक एलिप्स। हाँ, अगर π/2 है तो स्टैंडर्ड एलिप्स, और π/2 के साथ साथ a = b है तो सर्कल, और π/2 नहीं है तो फिर जो एलिप्स होता है दैट इज नोन एज ऑब्लीक एलिप्स। ठीक है, तो ये सारी बात यहाँ एज रिजल्ट हमें जो है याद रखनी है। इस तरह के केस में इफ फाई इज 0 और पाई, रिजल्टिंग पाथ और रिजल्टेंट पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है, resultant path is elliptical. Resultant path is elliptical, but इसमें if phi is π/2, the ellipse followed is known as standard ellipse. स्टैंडर्ड एलिप्स और रेगुलर एलिप्स। और अगर π/2 नहीं है, मतलब 0 और पाई के अलावा एंगल्स में हम केस की बात कर रहे हैं, π/2 नहीं है, कुछ और अदर देन π/2, देन एलिप्स फॉलोड इज नोन एज ऑब्लिक एलिप्स। ये सारी बात ध्यान रखें। और इसी में π/2 वाले केस में ही अगर कहीं एम्पलीट्यूड्स भी इक्वल हो गए तो रिजल्ट एक सर्कल हो जाएगा। और सर्कल या एलिप्स में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो पॉइंट भी पूछा जाता है, जो मैंने आपको समझाया है कि कैसे डिसाइड करना है। और ऑसिलेशंस के साथ ही ऐड होता हुआ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज वेव्स, और वी कॉल इट एज वेव मोशन। देखो, किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में किसी पार्टिकल का केस होता है तो उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करके छोड़ दो तो वो ऑसिलेट होने लगता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑसिलेट अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन वंस इट इज़ डिस्टर्ब्ड। ये सारी बात हमने यहाँ पढ़ी। और उस ऑसिलेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, ओमेगा होती है, जो कि √k/m है। What is k? K is the force constant of that restoring force जो उसको ऑसिलेट करा रही है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इस तरह के किसी ऑसिलेटर को किसी दूसरे ऑसिलेटर के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट होना पड़े तो ये अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी छोड़ करके उसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होता है, एंड वी कॉल इट एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो एक पॉइंट समझो आप, जैसे हम ऐसा केस लें कि ये एक पार्टिकल, ये किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये दूसरा पार्टिकल, ये फर्दर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ये तीसरा पार्टिकल।
इस तरह से ये सब कनेक्टेड है। और इन सब कनेक्शन के चलते अगर ये ऑसिलेट होने लगे तो ये कनेक्शन है, इसके साथ फोर्स पास ऑन होती है इस तक, तो ये ऑसिलेट होने लगता है। ये हर पार्टिकल इंडिविजुअली एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। आपने डिस्टर्ब किया तो वाइब्रेट हो सकता है, लेकिन आप इसको फोर्स्ड वाइब्रेट करो तो ये इसको फोर्स्ड कर देगा, ये इसको फोर्स्ड कर देगा, ये इसको फोर्स्ड कर देगा। ये सब एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगेंगे। अगर इसको वाइब्रेट कराया तो मीडियम्स, फॉर एग्जांपल सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन सब में जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर पार्टिकल्स, उन सब में इंटरमॉलिक्यूलर या जो इंटर एटॉमिक बोल देते हैं आप, जो भी ड्यू टू देयर चार्जेस फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव भी हैं, रिपल्सिव भी हैं, उन सब का एक बैलेंस है। देयर इज सम इलास्टिसिटी इन द मीडियम्स, जो हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में अलग से पढ़ा हुआ है, वो सॉलिड्स में भी है, लिक्विड्स में भी है, गैसेस में भी है। गैसेस में दैट कोफिशिएंट इज़ वेरी स्मॉल बट इलास्टिसिटी इज़ देयर। यानी अगर हम वहाँ कुछ डिफॉर्मेशन करने जाएं, डेल्टा वी करने जाएं, तो कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आ जाता है, एंड दैट डेल्टा पी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, ये कहीं हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मीडियम्स हैव इलास्टिसिटी, विच मीन्स पार्टिकल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइक दिस, इलास्टिक फोर्सेस। तो हम किसी भी मीडियम में जब कोई एक वाइब्रेटर अरेंज करते हैं, जैसे कि एक ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट करके हम एयर में उसको ले लें, तो प्रोंग्स ऑफ द फोक आर वाइब्रेटिंग, और वो प्रोंग्स कांटेक्ट में है एयर मॉलिक्यूल्स के साथ, और मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल सभी कनेक्टेड है आपस में। तो जो मॉलिक्यूल उस फोक के प्रोंग के साथ टच में होता है वो फोर्स्ड वाइब्रेट होता है, वो फोक की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगता है। और क्योंकि उस पार्टिकल से नेक्स्ट कनेक्टेड है, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट कनेक्टेड है, इन ऑल दी डायरेक्शंस है ये बात। तो मीडियम्स में हम एक पार्टिकल को वाइब्रेट कराते हुए उस वाइब्रेशन को वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफ़र कर पाते हैं। एक तरह से उस वाइब्रेटर ने, फोक ने, कहीं पार्टिकल नंबर 1 को कुछ एनर्जी दी और वो एनर्जी आगे आगे पास ऑन होती चली गई। दिस इज़ प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कहीं मूव नहीं होते हैं, पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहते हैं। मतलब मीडियम का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मीडियम फिक्स है, मीडियम के पार्टिकल्स खाली अपनी पोजीशन पर वाइब्रेट होते हैं और एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है। सो दिस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द मीडियम इज a wave, and because this propagation takes place due to elasticity of medium, so either it is known as elastic wave or we call it as mechanical wave. We have non-mechanical waves also like light. Light is also a wave जिसके लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन दिस टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिकल वेव्स, और वी कॉल देम एज इलास्टिक वेव्स, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास वेव्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो मीडियम में जैसे एक्स एक्सिस इज़ द डायरेक्शन जहाँ प्रोपेगेशन होना है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही वाइब्रेशन हो। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये पार्टिकल इंडिविजुअली वाइब्रेट भी उसी लाइन के अलोंग कर रहे हैं जिस लाइन के अलोंग प्रोपेगेशन हो रहा है, देन सच वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन अगर कहीं वाइब्रेशन इस प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो जाए, वो चाहे वाई हो जाए चाहे जेड हो जाए, ये पूरे का पूरा वाई जेड प्लेन इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस एक्स के परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन हो सकती है वो,
ठीक है, अगर ऐसा हो, क्योंकि देखो इलास्टिसिटी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात पढ़ी, तो वो क्या है, लेंथ वाइज हमने इलॉन्गेट किया, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स थी वो नॉर्मल टू दी एरिया थी, लेकिन हमने शेयरिंग भी पढ़ा। शेयरिंग स्ट्रेन में जो फोर्स थी वो पैरेलल थी, यानी हम इस पार्टिकल के साथ वाले पार्टिकल इसको यहाँ पुश करें तो रिस्टोरिंग फोर्स पैरेलल आएगी, जिससे इससे जब इसको ट्रांसफ़र होगा तो शेयरिंग फोर्स इज़ द रिस्पॉन्सिबल फोर्स। तो वाइब्रेशन y में हुआ और प्रोपेगेशन x में हुआ। When such type of wave is established in the medium, जिसके लिए शेयरिंग जो स्ट्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है, शेयरिंग स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसी वेव्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ऑल्सो नोन एज प्रेशर वेव एंड दिस ट्रांसवर्स वेव इज ऑल्सो नोन एज शेयर वेव। प्रेशर इसलिए कि हम जब नॉर्मल टू दी एरिया प्रेसिंग की बात करते हैं तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है इट इज़ नॉर्मल टू एरिया, तो ऐसे केस में जब फोर्स नॉर्मल टू एरिया होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम is the wave in which vibration of particle takes place in the same direction in which the wave propagates, and these waves are also known as pressure waves. But transverse wave is the wave in which vibrations की direction और propagation की direction they are mutually perpendicular, और इस केस में जो इलास्टिक फोर्स है वो क्या है, वो शेयरिंग फोर्स है। सो दिस ट्रांसवर्स वेव इज ऑल्सो नोन एज शेयर वेव, राइट। अब जैसा हमें इलास्टिक टॉपिक से पता है कि शेयरिंग जो स्ट्रेस है वो लिक्विड्स और गैसेस में होता ही नहीं है, तो आपके पास लिक्विड्स और गैसेस में ट्रांसवर्स वेव कभी भी एक्स बनाई नहीं जा सकती। देखो वेव जो भी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैंने कहा ट्यूनिंग फोक इज प्रोड्यूसिंग वेव, तो जो भी सोर्स है जो मीडियम में ऑसिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है हम उसको बोल देते हैं कि वो सोर्स ऑफ एक्साइटेशन है। तो जो एक्साइटेशन का मोड है वो डिसाइड करेगा कि वेव ट्रांसवर्स होनी है या वेव लॉन्गिट्यूडनल होनी है, क्योंकि आप फर्स्ट पार्टिकल का ही मूवमेंट कैसा कराते हो उस पर डिपेंड करेगा ना। तो अगर हम सॉलिड में बात करें तो वहाँ ट्रांसवर्स, वहाँ शेयरिंग भी पॉसिबल है और प्रेशर भी पॉसिबल है। तो सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव भी बनाई जा सकती है और ट्रांसवर्स वेव भी बनाई जा सकती है, बट लिक्विड या गैसेस में हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही बना पाते हैं, ट्रांसवर्स वेव वहाँ नहीं बनती हैं क्योंकि वहाँ शेयरिंग स्ट्रेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और किसी भी मीडियम में जो वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी कितना डिस्टेंस पर सेकेंड ट्रेवल हो जाएगा इस प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी में, दैट इज नोन एज वेव वेलोसिटी। तो किसी भी मीडियम में वेव की वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये आपके पास अंडर रूट ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी है। हम जिस भी तरह की डिफॉर्मेशन को डिस्कस कर रहे होंगे उसका कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है ना, जैसे अगर आप लेंथ वाइज बात कर रहे थे प्रेशर वाइज, तो सॉलिड्स में उसको आप एक वायर ले लिया और प्रेशर वाइज बात कर रहे हो तो आप उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, राइट। किसी लिक्विड या गैस में आप हमेशा क्या करोगे, वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन करोगे, तो वहाँ क्या कोफिशिएंट है, वो है बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। तो ये इलास्टिसिटी टर्म कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, एंड डेंसिटी इज द मटेरियल डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी। तो ये जनरल फार्मूला है। अब इसमें फॉर एग्जांपल इन लिक्विड्स खाली लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हो सकती हैं। वेलोसिटी ऑफ, यहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी है कि आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हैं ट्रांसवर्स की, क्योंकि सॉलिड में तो दोनों बन सकती है ना। तो ट्रांसवर्स वेव की वहाँ वेलोसिटी की बात फार्मूला अलग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का अलग है। तो यहाँ मैं इसे लिख रहा हूँ, लिक्विड्स में तो ट्रांसवर्स होना ही नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ये आपके पास अंडर रूट
B upon rho, where B is bulk modulus of elasticity. ठीक है, bulk modulus of elasticity. But in gases, देखो गैसेस में हमने थर्मोडायनामिक्स टॉपिक में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये डिस्कस किया है कि dP और dV कोई डेल्टा V करें तो कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा P डिपेंड्स कि प्रोसेस क्या है. तो गैसेस में वेव का प्रोपेगेशन इनिशियली न्यूटन ने एक फार्मूला दिया जिसमें न्यूटन ने ये एज्यूम किया कि ये जो प्रोपेगेशन है ये आइसोथर्मली होता है. ठीक है, न्यूटन ने एज्यूम किया कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव इन मीडियम इज आइसोथर्मल. तो न्यूटन्स फॉर्मूला करके यहां इसको बोला जाता है क्योंकि न्यूटन ने प्रपोज किया. तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी. और आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है P होता है. आप उसको रिकॉल करें, PV कांस्टेंट होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस. तो PdV प्लस VdP इक्वल टू 0 implies dP अपॉन माइनस dV बाई V is P. This dP is stress एंड माइनस dV बाई V इज स्ट्रेन. तो ये क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी. तो यहाँ से न्यूटन्स फॉर्मूला जो है वो अंडर रूट P बाय रो है. लेकिन न्यूटन्स फॉर्मूला में फिर एक करेक्शन किया गया है विच इज़ नोन एज लैपलेस करेक्शन, जिसमें ये एक्सप्लेन हुआ कि आइसोथर्मल मानना गलत है. प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम बहुत फास्ट होता है और फास्ट होने के चलते वो एडियाबैटिक प्रोसेस है. तो एनीवे हमें खाली एज रिजल्ट याद करना है. ये न्यूटन फार्मूला डिस्कस होता है इसलिए समझ लें. बट फाइनली करेक्शन क्या है, व्हाट इज लैपलेस करेक्शन. तो करेक्शन ये है कि न्यूटन ने जो ये माना कि प्रोपेगेशन आइसोथर्मली होता है वेव का मीडियम में, करेक्शन ये हुआ कि नहीं, वो आइसोथर्मली नहीं होता है, वो एडियाबैटिकली होता है. और एडियाबैटिक प्रोसेस का PV गामा कांस्टेंट होता है और उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करें तो गामा टाइम्स P आ जाता है. तो यहाँ से फाइनली जो फॉर्मूला एक्सेप्ट हुआ है वो है गामा P बाय रो. वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस का ये फार्मूला, हमें वेलोसिटी में कभी क्वेश्चन आएगा तो यही यूज़ करना है. ये फार्मूला करेक्ट नहीं है, करेक्ट फार्मूला यही है. लेकिन हमें इसके पीछे की ये बात भी पूछ ली जाती है कि इनिशियली जो न्यूटन फार्मूला दिया गया था वो क्या था. तो वो ये था. इस फार्मूले में और जो फिर करेक्शन हुआ आफ्टर लैपलेस करेक्शन, जो फार्मूला एक्सेप्ट हुआ उसमें क्या जो कॉन्ट्रडिक्शन है, तो यही है कि न्यूटन ने उसको आइसोथर्मल माना जबकि वो आइसोथर्मल नहीं है, वो एडियाबैटिकली. एक्चुअली हम थ्योरेटिकली V सॉल्व कर लें और फिर किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से V को डिराइव करें तो दोनों हमारी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन और थ्योरेटिकल जो हमारा आंसर है वो सेम होना चाहिए. तो जब हम इसको मान करके जो V कैलकुलेट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली भी हमें वही V मिलता है, इसलिए ये फार्मूला एक्सेप्ट हुआ. अब इसमें क्योंकि PV होना है nRT, ठीक है, तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल मास अपॉन मोलर मास अपॉन m, और टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी. तो यहां से P अपॉन रो आ जाता है RT अपॉन m. तो ये भी एक कॉमन सी बात कि गामा RT बाय m हमें किसी भी गैस में अगर हम टेम्परेचर वेरी करें तो हाउ द वेलोसिटी ऑफ वेव विल वेरी, ये बात पूछी जाती है.
तो V जो है वो अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, क्योंकि गैस के लिए गामा, R और M एक कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड्स और गैसेस में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ही पॉसिबल हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के आपके पास ये सिंपल रिजल्ट। हाँ, सॉलिड्स के केस में थोड़ी बात, हमें केस क्या है वो देखना पड़ता है। इन सॉलिड्स, नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर है तो उसमें भी एक वायर या एक रॉड जो दो एंड्स के बीच में ली गई है, ये रॉड है या कोई ये एक अनबाउंड मीडियम है। अनबाउंड का मतलब जिसमें ऑल डायमेंशंस आर पॉसिबल। तो इन ए रॉड अगर बात करें तो V है यंग्स मॉडुलस बाय रो, क्योंकि रॉड में कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज यंग्स मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी। और अगर इन एनी अनबाउंड मीडियम तो V है B प्लस ईटा बाय 3, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन रो अंडर रूट। जस्ट नोट डाउन द फॉर्मूलाज। हमसे ये सब बहुत पूछा नहीं जाता है, हमें गैसेस का केस एक मेनली याद रखना है। और सॉलिड्स में इफ ट्रांसवर्स वेव इज देयर, ट्रांसवर्स वेव जिसको शेयर वेव बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज शेयर वेव। तो आप इससे याद रखेंगे कि यहां शेयरिंग का रोल है। ठीक है, तो सॉलिड्स में ये भी है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय रो। लेकिन एक स्ट्रिंग अगर स्ट्रेच कर ली जाए, जैसे आप किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखें, सम गिटार इज देयर, वायर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट रहता है, आप वायर को प्लग करते हैं, लेंथ के परपेंडिकुलर प्लग करते हैं एंड द होल स्ट्रिंग स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। ये एक स्टैंडर्ड केस है। ये वेव जो एस्टैब्लिश होनी है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर, वो ट्रांसवर्स होनी है। ठीक है, लेंथ के परपेंडिकुलर आप जब उसको छोड़ते हैं तो वो वेव इस तरह से पार्टिकल टू पार्टिकल एक्चुअली उठता है, आपको ऐसा सा शेप अपीयर होता है। सो दिस वेव एस्टैब्लिश्ड इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज ए ट्रांसवर्स वेव। और उस वेव के लिए अगर हम वेलोसिटी की बात करें, देखो एक स्ट्रिंग इस तरह से है और इस स्ट्रिंग में आपने एक पॉइंट को लिफ्ट किया, मतलब जब वेव एस्टैब्लिश हो गई तो ये पॉइंट जो ये शेप ऑफ स्ट्रिंग ऐसी बन गई। अब अगले ही मोमेंट ये नीचे आना है, इसने ऊपर जाना है, फिर आगे, यानी ये जो पीक है, ये पीक धीरे धीरे आगे ट्रेवल कर रही है। तो ये जो पीक पॉइंट है यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली अगर आप देखें तो ये पीक पॉइंट वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द वायर है। और यहाँ पर ये एक सर्कल में इसको इमेजिन कर लें तो इस तरह से यहाँ जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो पैरेलल टू लेंथ, और यहाँ पर ये स्मॉल एंगल जो भी बनेंगे थीटा एंड थीटा, ठीक है, वही थीटा एंगल यहाँ बन जाते हैं इस तरह से। इसको मैं अलग से शो करूँ थोड़ा बड़ा करके, तो ये आपके पास यहाँ जो एंगल थीटा होना है यहाँ पर बनाओगे तो वही थीटा ये बनेगा। ये वेरी स्मॉल लेंथ है, दिस लेंथ इज डीएल लेंथ। तो टी के टी कॉस कंपोनेंट कैंसिल, 2t साइन थीटा
एंड बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल तो इट इज 2t थीटा, ये नेट फोर्स आ जाती है टुवर्ड सेंटर। तो इस इतने से पार्ट, इस पॉइंट की क्या v है, क्योंकि यही पॉइंट फिर आगे पीक होना है, फिर आगे पीक होना है, तो इस पॉइंट से ही जो v आ रही है वो v ऑफ वेव है। तो वो है मास dm इंटू वी स्क्वायर बाय r। एंड व्हाट इज dm? dm इज इफ म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, या इसको बोल देते हैं लीनियर मास डेंसिटी, तो ये म्यू टाइम्स dl v स्क्वायर अपॉन r, और dl अपॉन r इज 2 थीटा। दिस लेंथ dl अपॉन r इज व्हाट? 2 थीटा। तो यहाँ dl बाय r को 2 थीटा पुट किया तो म्यू v स्क्वायर 2 थीटा, और यहाँ ये था, तो 2 थीटा कैंसिल हो जाता है एंड v सॉल्व हो रहा है अंडर रूट t बाय म्यू। हमें जो भी मैंने ये डेरिवेशन सा करके आपको दिखाया, ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को प्लग करके हम पार्टिकल्स को वाइब्रेट करा लेते हैं, और ये लेंथ के अलोंग प्रोपेगेशन है बट वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है। तो ये आपके पास ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग है, और अगर जो टेंशन आपने रोप स्ट्रिंग में बिल्टअप की है वो T है, और स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी म्यू है, मास पर यूनिट लेंथ, तो अंडर रूट T बाय म्यू वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये ओवरऑल सब फार्मूलाज की बात करें तो 2 फार्मूलाज अपने को मेन पूछे जाने हैं, वो याद रखने हैं। एक वेलोसिटी ऑफ वेव इन गैसेस विच इज़ अंडर रूट गामा आर टी बाय एम या अंडर रूट गामा पी बाय रो, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, और दूसरा स्ट्रेच स्ट्रिंग। हमने नोट सब कर लेने हैं, बट ये 2 फार्मूलाज मेन हैं जिन पर हमें इस टॉपिक में क्वेश्चंस होने हैं या जिनकी बात सबसे ज़्यादा यहाँ की जाएगी। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, एक बार ज़रा फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स समझेंगे। जैसे जिस एक्सिस पर वेव प्रोपेगेट हो रही है उस एक्सिस पर कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमेजिन कर लेते हैं। जैसे ये लाइन जिसमें प्रोपेगेशन हो रहा है, एंड लेट अस नेम द पार्टिकल्स। दिस इज पार्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। नाउ पार्टिकल नंबर 1 ऑसिलेशन की बिगिनिंग में अगर है, मीन्स इट हैज़ वेलोसिटी एट द मीन पोजिशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये t इक्वल टू 0 मोमेंट। नाउ t/4 जब टाइम हो जाएगा 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, तो इसी एक्सिस पर इन पॉइंट्स में जो पार्टिकल नंबर 1 है वो इसी लाइन पर अपने एक्सट्रीम पर आ जाएगा, और पार्टिकल नंबर 2 अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। ऐसे और भी पार्टिकल्स होंगे, मैं वो पार्टिकल्स डील कर रहा हूं जिनकी सिचुएशन ये होगी कि t/4 पर ये अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आ गया, फेज वाइज π/2 का, और π/2 का फेज डिफरेंस यानी t/4 टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा पार्टिकल 1 और 2 के बीच में, λ/4, क्योंकि 1 टाइम पीरियड का गैप होता है तो लैम्डा का पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो एक्सट्रीम पर वैसे तो वेलोसिटी 0 है, बट इस मूवमेंट पर अब इसने इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट करना है,
तो ये शो किया अबाउट टू मूव, और ये यहाँ है। इस तरह से हम T/2 यानी फर्दर T/4 ये है 3T/4 और ये सिचुएशन है T = 1 टाइम पीरियड। तो ये 3 ने जब भी मूव करना है इसी लाइन में करना है, 2 ने इसी लाइन में करना है, और 1 ने इस लाइन में करना है। इन चारों की इस सिचुएशन को शो कर देते हैं। तो 1/4 टाइम पीरियड के बाद ये पार्टिकल नंबर 1 जो है 1, ये अपनी मीन पोजीशन पर बट वेलोसिटी नेगेटिव, और 2 जो है ये अपने एक्सट्रीम पर आ जाएगा। यानी अब इसकी सिचुएशन है कि इसने डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करना है, और पार्टिकल नंबर 3 अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। 4 ये 3 ये 2 ये 4 5 फर्दर T/4 ये पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर होगा इस तरह से, अबाउट टू मूव लाइक दिस। और ये T/4 टाइम के बाद मीन पर वापस ये अपने एक्सट्रीम पर 1 2 3 और 4 is going to start its oscillation like this, और ये 5। now 1 टाइम पीरियड, तो ये आपके पास अपने मीन पर आ जाएगा मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर और ये एक्सट्रीम से मीन पर नेगेटिव, ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, और इसका स्टार्ट। तो इस तरह से आपके पास इंस्टेंटेनियसली, अब ये सिचुएशन है जब पांचों पार्टिकल्स जो मैंने लिए उनका ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया है। तो पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 इंस्टेंटेनियस पोजीशंस को अगर हम ऐसा शो करें तो ये इस तरह से, इस 1 और 2 के बीच में पार्टिकल्स अपने अपने ऑसिलेशन पर हैं। ऐसे ही 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो जब भी ट्रांसवर्स वेव एस्टैब्लिश होगी सब पार्टिकल्स ऑसिलेट होते रहते हैं, और आपके पास किसी मोमेंट पर आप देखें तो इस तरह से एक साइन कर्व आपको मिलेगा। शेप उसकी बदलती रहती है, बट इसी तरह से ये शेप, ये कर्व बनाए रखती है। और यहाँ पर जब भी आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन वेलोसिटी मीन पोजीशन, ये भी मीन बट नेगेटिव, तो ये डिफरेंस है फेज वाइज पाई, यानी टाइम वाइज T/2, और एक्स वाइज λ/2। ऐसे ही इन दोनों में λ/2। और ये 1 और 5 ये दोनों अपनी मीन पोजीशन पर, वेलोसिटी पॉजिटिव, सो दे आर अपीयरिंग इन सेम फेज। बट वैसे 5 इस 1 से 2 पाई फेज वाइज लैगिंग है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो 1 2 3 ये वाला पार्ट जिसमें ये इस डायरेक्शन में सब हैं, तो ये आपके पास इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव में ट्रफ। और ऐसे ही 3 4 5 जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं क्रस्ट। यानी T/2 टाइम के बाद ये ट्रफ क्रस्ट हो जाएगा और क्रस्ट ट्रफ हो जाएगा। तो इस तरह का एक फॉर्मेशन है ट्रांसवर्स वेव्स का। और ऐसे ही
longitudinal wave का फॉर्मेशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही ऑसिलेशन है, यानी ये आपके पास एक्स एक्सिस, तो इस पर ही पार्टिकल्स इसी लाइन पर वाइब्रेट होते रहते हैं। तो अगेन यहाँ हम इस तरह से 1 2 3 4 और 5, और ये T0 T/4 T2T/4 T3T/4 T4T/4 T5T/4, ऐसा हर T/4 टाइम का इनमें फेज वाइज टाइम गैप है, ऐसा हम केस देख रहे हैं। तो ये देखो, पार्टिकल्स जब ऑसिलेट होते हैं तो आपस में एक फेज रिलेशनशिप भी होता ही है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में जो पहले शुरू होगा उससे कुछ लेट दूसरा होगा, ठीक है। और वन टाइम पीरियड का टाइम वाइज डिले इज 2 फेज डिफरेंस। तो जब यहाँ T/4 ले रहे हैं तो 1 से फेज वाइज 2 जो है वो π/2 जो है लैगिंग होगा। तो ये T0 पर ये अपनी पॉजिटिव वाई में मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है, और T/4 पर ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है 1, यानी अब ये इस तरफ मूवमेंट स्टार्ट करने वाला है, और जो 2 है ये अपना पॉजिटिव में मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है। और ये 2 और 2T/4 के बाद 1 मीन पर वापस, और 2 अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये 2 और 3 स्टार्ट हो रहा है, ये अब यहाँ चलेगा, ये है 1। फर्दर T/4 के बाद 1 नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ गया, अब ये यहाँ चलना है, और 2 वापस मीन पर नेगेटिव, और 3 अपने एक्सट्रीम पर, ये 2 ये 3, ये अब यहाँ रिवर्स चलना है इसको, और 4 अपना ये मूवमेंट स्टार्ट कर रहा है 4। तो ये 1 अब यहाँ, 2 अपने एक्सट्रीम पर, 3 वापस मीन पर, और 4 अपने एक्सट्रीम पर है डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन, और 5 अभी स्टार्ट कर रहा है। फर्दर एक T/4 के बाद देखेंगे तो 1 अब फिर अपने इस एक्सट्रीम पर आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ मूवमेंट होने को है, और 2 वापस अपने मीन पर है, और 3 अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। तो यहाँ जब वेव एस्टेब्लिश हो गई तो सिचुएशन क्या बनी कि इस मोमेंट पर ये 3 भी इस तरफ आ चुका है, 1 भी इस तरफ आ चुका है, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है। यानी हम जो लॉन्गिट्यूडनल वेव में बोलते हैं
कि डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन में मूवमेंट से प्रेशर वेरिएशन होता है। सो दिस जो 1 to 3 रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। और 3 इस एक्सट्रीम पर है और 4 को अपने मीन पर आ जाना है, और जो 5 है, दिस 5 जिसने स्टार्ट किया था वो यहाँ आ चुका है अपने एक्सट्रीम पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। तो आप इस पॉइंट के लिए इसके लेफ्ट साइड वाला जो 3 था वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया हुआ है, और उसके राइट साइड वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम में गया हुआ। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है। तो ये यहाँ से नेक्स्ट ये पोर्शन, दिस इज रेयरफेक्शन। जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एस्टैब्लिश होती हैं, जैसे ट्रांसवर्स वेव्स में क्रस्ट ट्रफ बनते हैं, यहाँ कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनते हैं। यानी हाफ टाइम पीरियड के बाद ये यहाँ रेयरफेक्शन हो जाएगा और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से पार्टिकल्स के मूवमेंट से कहीं प्रेशर बढ़ता है, फिर कहीं प्रेशर कम होता है। तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन का फॉर्मेशन, जस्ट एक फॉर्मेशन कैसे होनी है, उसमें क्रस्ट ट्रफ कैसे बनते हैं, और यहाँ कंप्रेशन रेयरफेक्शन कैसे बनना है, अभी इतना ही समझें। फेज़ की जो सब बात मैं बीच में बोल रहा था, वो भी आगे और इक्वेशन ऑफ वेव समझेंगे तो वहाँ और डिटेल में समझ में आएगी बात। अभी खाली पार्टिकल के मूवमेंट से यहाँ कैसे कंप्रेशन रेयरफेक्शन बनना है। कंप्रेशन मतलब जहाँ प्रेशर बढ़ा हुआ है, रेयरफेक्शन मतलब जहाँ पर प्रेशर कम हो गया, और ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ। तो कोई भी वेव जो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है और ऑसिलेशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जो एक ट्रैवलिंग वेव को रिप्रेजेंट करेगा, वो पोजीशन और टाइम का वेरिएबल ज़रूर होगा। यानी एक्स पर पार्टिकल की पोजीशन एंड देन फर्दर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट एनी टी। तो कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन जो वेव को, ट्रैवलिंग वेव को एक्सप्रेस करेगा, वो आपके पास एक्स और टी का वेरिएबल ज़रूर होना चाहिए। और हमारे पास y इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, जो ऑसिलेशन का है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ड्यूरिंग ऑसिलेशन, और x is the direction of propagation, ठीक है। और v अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वेव है, तो आपके पास d2y बाय dx स्क्वायर, ये 1/v² d2y बाय dt स्क्वायर होना चाहिए। पहली बात, किसी वेव को जो मैथमेटिकल फंक्शन एक्सप्रेस करेगा वो फंक्शन x और t का वेरिएबल होगा। x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड t इज़ द टाइम, जो डिस्प्लेसमेंट एक्सप्लेन करती है। लेकिन ये कंडीशन है, कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हर x और t का फंक्शन ट्रैवलिंग वेव एक्सप्रेस नहीं करता है। ये बात एज फैक्ट हमें याद करनी है कि ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन जो इसको सेटिस्फाई करे, यानी जो फंक्शन होगा हम उसको डिफरेंशिएट करके ये सब सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं, तो जो भी कोई फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो ट्रैवलिंग वेव को एक्सप्रेस करता होगा। और ऐसा कोई भी फंक्शन वो हमेशा इस तरह की फॉर्म में होता है, ax प्लस माइनस bt की फॉर्म में, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। और इस फंक्शन में इस तरह का फंक्शन होगा, मतलब जो वेव को एक्सप्रेस करता होगा। आप इस तरह के फंक्शन में आप चेक करके देखें, ये बात आपको प्रूव हो जाएगी। इसमें अब v क्या है, v इज वेव वेलोसिटी, यानी v
v है dx बाई dt, x में प्रोपेगेशन है ना, तो v है dx बाई dt। आप सपोज यहां दिया है कि y इज इक्वल टू दिस, तो आप इसको एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करें, एक बार t के साथ करें और चेक करें तो ये बात सेटिस्फाई मिलती है आपको। इसमें v dx बाई dt से रिप्लेस होगा। तो ऐसी फॉर्म होगी किसी भी वेव के लिए, फंक्शन ऐसी फॉर्म में होगा। लेकिन अगर किसी वेव में फंक्शन जो x और t का है वो कहीं साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है, यानी हार्मोनिक फंक्शन है, तो वो आपके पास सिंपल हार्मोनिक वेव हो जाती है। यानी वो केस हो जाता है जिसमें ईच पार्टिकल अलोंग द वेव, वेदर इट इज़ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रहा है, जो हमने ऑसिलेशन चैप्टर में पढ़ा भी है। ठीक है, तो ऐसी एक फॉर्म होनी चाहिए। अब इसमें अगर ये साइन या कॉस फंक्शन हो जाएगा तो आपके पास वो सिंपल हार्मोनिक वेव हो जाएगी। और हमें इस टॉपिक में सिंपल हार्मोनिक वेव को ही डिस्कस करना है। बट सम टाइम क्वेश्चन आ जाता है कि कोई फंक्शन दे दिया और ये पूछा कि ये फंक्शन ट्रैवलिंग वेव रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। तो जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ये तो मैंने जनरल वैसे बताया है कि ऐसा कोई फंक्शन होगा जो करेगा। बट मान लो कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए तो आप ये कंडीशन याद रखें, उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करके ये सॉल्व करें, y के रिस्पेक्ट टू करके ये पार्ट सॉल्व करें, t के रिस्पेक्ट टू करके, उसमें dx बाई dt आएगा। जब बार बार करेंगे डिफरेंशिएट तो dx बाई dt को v से रिप्लेस करना है, तो ये बात सेटिस्फाई मिलेगी, तो वो ट्रैवलिंग वेव। लेकिन हर ट्रैवलिंग वेव सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं है। सिंपल हार्मोनिक वेव वो होगी जिसमें साइन या कॉस का फंक्शन आएगा। देखो, किसी पॉइंट से वाइब्रेशन तो ऑल डायरेक्शन में हो सकती है, लेकिन अगर आप एक ही डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं और साथ में आपके पास ईच पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो एक हार्मोनिक वाइब्रेशन है। अभी आप ये समझते हैं वाइब्रेशन टॉपिक से कि ऑसिलेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिंपल हार्मोनिक ही हो, लेकिन अगर वो हार्मोनिक है तो एक तरह से सिंपल हार्मोनिक वेव है, क्योंकि फिर सभी का हार्मोनिक हो जाएगा। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में अगर आप उस केस को डिस्कस कर रहे हैं, इट इज़ नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। एक जस्ट एक नेम है, उसी से डील करना, हमें और कोई केस डील भी नहीं करना है। तो वी हैव टू डील विद सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, यानी ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग हार्मोनिकली एंड इट इज़ वन सिंगल डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन। और जनरली हम किसी भी इक्वेशन में एक्स एक्सिस, वो एक्स ज़रूरी नहीं है, एक्स हो कुछ भी हो सकता है, बट एक्स डिनोट्स द प्रोपिगेशन एंड वाई डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। अब अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल है तो डिस्प्लेसमेंट भी प्रोपिगेशन के पैरेलल है। तो यहाँ x और y जैसे लिया तो x y z से ही गया है, बट आप समझेंगे इस बात को कि अगर वेव ट्रांसफर्स है फिर तो बहुत सिंपल है कि x प्रोपिगेशन हो गया, y ऑसिलेशन हो गया। लेकिन अगर वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है तो भी हम डिस्प्लेसमेंट को y लिखते रहते हैं, सो दैट वो x दोनों सेम ना हो जाए। प्रोपिगेशन x है और पार्टिकल का ऑसिलेशन, पार्टिकल तो कहीं जा नहीं रहा ना, पार्टिकल तो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट हो रहा है। तो पार्टिकल के ऑसिलेशन को, उसकी मीन पोजीशन से उसके डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं y से, और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है x से। तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन। देखो, हमें ऑसिलेशन चैप्टर से सारी बात पता है कि अगर हम दो पार्टिकल कंपेयर करें तो उनके बीच में, उनके ऑसिलेशंस में कोई फेज डिफरेंस हो सकता है। किसी भी वेव में किसी एक डायरेक्शन में वेव एस्टैब्लिश कर दी गई, सो ऑल पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग नाउ amplitude of each particle is same, frequency of each particle is same. So if particle number 1 is y equal to a sin omega t, second is also a sin omega t, third is also a sin omega t, but there may be a phase difference and there is a fixed phase relationship. Reason, आपके पास वाइब्रेशन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रोपेगेट होने में एक टाइम लगना है, और टाइम की वजह से प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में हर पार्टिकल लेट होता जाएगा कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अगर मैं ए और बी दो पार्टिकल कंपेयर करता हूं ऑन द एक्स एक्सिस एंड वेव इज प्रोपेगेटिंग
से इन द लाइन जो A to B जा रही है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए सिंपल हार्मोनिक प्लेन progressive wave is propagating along x-axis. अब x-axis में you have two directions, one is positive x, one is negative x. So let wave is, your direction of wave is, let direction of propagation is positive x-axis, ठीक है। तो ये x-axis यहाँ शो कर दिया मैंने। So this is particle A, this is particle B. Y denotes the displacement of particle from mean position. तो अगर ये पॉजिटिव x में वेव प्रोपेगेट कर रही है तो क्लियरली B का ऑसिलेशन A से टाइम वाइज लेट स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि पहले A वाइब्रेट होना है फिर B होना है। देखो आप जब व्यू कर रहे हैं तो दोनों ऑसिलेट हो रहे हैं, बट जब वेव एस्टैब्लिश हुई होगी तो A पहले वाइब्रेट होगा, B पहले वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा और B बाद में करेगा, क्योंकि एनर्जी A टू B प्रोपेगेट हो रही है। अगर ये वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपेगेट हो रही होती तो पहले B करता और फिर A करता। अब जो टाइम वाइज पहले स्टार्ट हो गया उसके पास टाइम वाइज लीड हो गई या फेज वाइज लीड हो गई। तो ये यहाँ एक सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपने ऑसिलेशन से लिंक करके आंसर कर रहे हैं कि अगर वेव पॉजिटिव एक्स में प्रोपेगेट हो रही है तो A और B जो दो पॉइंट्स यहाँ शो किए हैं इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस होगा। आंसर है यस, ज़रूर होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि दो पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस ज़ीरो हो? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पहले होगा एक बाद में होगा। तो कौन पहले हुआ? A पहले हुआ। फेज वाइज किसके पास लीड है? A के पास है, B के पास लैग है। और ये फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टिकल्स ये भी फिक्स है, क्योंकि A टू B वाइब्रेशन को पास होने में जो टाइम लगना है वो टाइम फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि वेव की वेलोसिटी फिक्स है। तो अगर ये पार्टिकल A x इक्वल टू 0 है और ये पार्टिकल B एट सम x, ठीक है, यानी इनके बीच में कोई सेपरेशन है x, तो x सेपरेशन से इनके बीच में फेज रिलेशनशिप फिक्स है, फेज डिफरेंस फिक्स है। क्यों? क्योंकि आपके पास वन टाइम पीरियड t implies a phase difference of 2 pi। ये सारी बात आपने वाइब्रेशन में समझी है। अगर B तक वाइब्रेशन को पहुंचने में एक टाइम पीरियड लग गया है, टाइम इक्वल टू 1 टाइम पीरियड लग गया है, तो B A से फेज वाइज 2 पाई लैगिंग होगा, A B से 2 पाई लीडिंग होगा, ठीक है। लेकिन ये x है। इफ वेव वेलोसिटी इज v, इफ वेव velocity is v, then time taken to travel x is x upon v, ठीक है। तो यहां से हम फॉर एनी टाइम गैप
टी अगर फेज डिफरेंस बनाए तो वन टाइम पीरियड है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन टी इज ओमेगा ना, व्हाट इज फेज कवर्ड पर यूनिट टाइम इज ओमेगा। तो जो फाई क्रिएट होगा वो होगा ओमेगा टी, ओमेगा टी दैट इज 2 पाई अपॉन टी, टी के लिए 2 पाई, तो 1 के लिए कितना 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी इज व्हाट ओमेगा, तो टी के लिए कितना ओमेगा टी। अरे उसमें फेज का डिफरेंस हो जाना है ओमेगा टी। अब यहां से एक और टर्म वेव में इंट्रोड्यूस की गई है विच इज नोन एज वेव लेंथ, कि वेव का जो ये प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल होता है इन वन टाइम पीरियड, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेव लेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। इट इज डिस्टेंस कवर्ड by wave in one time period, that is t. तो lambda is what? It is v into t, and 1 upon t is what? Frequency nu, यानी यहां से v is lambda upon t, but 1 upon t is nu। तो आपके पास एक रिलेशन विच इज v इक्वल टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो यहाँ इस फेज डिफरेंस को, यानी जैसे गैप t बोला है, इसको हम गैप, वो गैप टाइम वाइज है, अगर मैं x वाइज गैप में बात करूं तो ये ओमेगा इंटू एक्स बाय वी आ जाएगा, बिकॉज टी इज एक्स बाय वी। यानी मैं एक रिजल्ट ये डायरेक्ट बनाना चाह रहा हूं कि ए और बी इस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में अगर 2 पार्टिकल्स एक्स सेपरेटेड हैं तो व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ये ठीक है कि हम डायरेक्शन से ये जज कर लेंगे कि कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, बट व्हाट इज दैट फाई, बिकॉज वो फाई इस एक्स से फिक्स हो जाता है, दैट इज ओमेगा एक्स बाय वी। ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू है हर पार्टिकल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और v क्या है, वो वेव वेलोसिटी, वो भी कांस्टेंट है। तो खाली x आपको पुट करना है और यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से इसको, क्योंकि ओमेगा क्या है, ओमेगा इज 2 पाई इंटू न्यू, और v सॉल्व किया न्यू लैम्डा अपॉन न्यू लैम्डा x, तो न्यू कैंसिल हो जाता है। तो ये for any if 2 particles are separated by x along the line of propagation, then phase difference between them is ओमेगा एक्स बाय वी, जो सॉल्व होता है 2 पाई बाय लैम्डा एक्स, और 2 पाई जैसे 2 पाई अपॉन टी क्या है ओमेगा, 2 पाई अपॉन टी ओमेगा एक फिक्स वैल्यू है वेव के लिए, वाइब्रेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही 2 पाई बाय लैम्डा, इसका भी नाम रखा गया है k, एंड इट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो ये kx, आसानी क्या कि अगर 2 पार्टिकल्स ये t सेपरेटेड हैं फॉर एनी टाइम गैप t, फेज डिफरेंस इज ओमेगा t, और अगर वो x सेपरेटेड हैं तो क्या आंसर है kx। व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई बाय टाइम पीरियड, व्हाट इज k, 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये
बात डिस्कस कर लेने के बाद ये ध्यान रखनी है बात आपको कि एनी टू पार्टिकल्स विच हैव ए सेपरेशन ऑफ x ऑन द एक्सिस ऑफ प्रोपेगेशन दे हैव ए फेज डिफरेंस kx. व्हाट इज k? k इज 2 पाई बाय लैम्डा. हमें ये t वाइज बात ज़्यादा नहीं दी जाती है, ज़्यादा x वाइज ही बात होनी है यहाँ पर. इसलिए यहाँ ये बात इम्पॉर्टेंट है कि एनी टू पार्टिकल्स हैविंग सेपरेशन x हैव फेज डिफरेंस kx. व्हाट इज k? 2 पाई बाय लैम्डा. एंड प्रोपेगेशन में जो आगे है पार्टिकल वो हमेशा लैगिंग होगा. यानी अगर ये वेव नेगेटिव x में चल रही होती तब भी इन दोनों में फेज डिफरेंस kx ही होता, लेकिन तब a लैगिंग होता, b लीडिंग होता. और ऑन दैट बेसिस हम इस लाइन पर अगर if we assume that start of wave is x equal to 0, then and y equal to a sine omega t plus phi is the equation of oscillation for particle at x equal to 0. तो इस पार्टिकल से x अवे जो पार्टिकल होगा वो इसके साथ फेज डिफरेंस लिए हुए होगा, और फेज डिफरेंस होना है kx. जैसे हमने SHM पढ़ लिया ना, तो किसी भी पार्टिकल के ऑसिलेशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? a sin ओमेगा t प्लस फाई, दैट फाई कैन बी 0 ऑल्सो. तो यहाँ मैंने माना कि जो मेरा स्टार्ट ऑफ वेव है वो अगर x इक्वल टू 0 है और उस पर प्रेजेंट पार्टिकल की ये इक्वेशन है, तो एनी x की क्या होगी? क्योंकि उसके बाद फेज रिलेशनशिप फिक्स है, और साथ ही साथ ये लीड है कि लैग है. मान लो कि ये वेव पॉजिटिव x में प्रोपेगेट हो रही है, तो b इससे लैगिंग होगा, ठीक है ना. और अगर वेव नेगेटिव x में प्रोपेगेट हो रही है, ठीक है, तो इसके पास यानी एट एनी x जो पार्टिकल होगा वो लीडिंग होगा, ये लैगिंग होगा. लेकिन वो लीड लैग कितनी है? वो kx ही है. तो यहां से हम फर्दर एक रिजल्ट बनाते हैं दैट इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग in positive x direction, then equation of oscillation for particle at some plus x, ये 0 मान लिया ना, तो ये प्लस x. तो अगर ये वेव पॉजिटिव x में है तो ये इससे लैगिंग, कितना लैगिंग? kx. तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी a साइन ओमेगा t प्लस फाई माइनस kx. ठीक है. बट अगर वेव प्रोपेगेट हो रही है इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन जो है ऑफ पार्टिकल एट सम प्लस एक्स जो है वो a साइन ओमेगा t प्लस फाई
प्लस के एक्स। उस केस पे ना ये लैगिंग होगा, इसके पहले वाला लीडिंग होगा, और लीड कितनी होगी, वो के एक्स होगी। तो यहाँ से इस बात को, ये इक्वेशन है, दिस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ वेव, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इक्वेशन ऑफ वेव, ऑफ कोर्स सिंपल हार्मोनिक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, इक्वेशन ऑफ वेव moving in positive x direction and y is a sine omega t plus kx plus phi is the equation of wave moving in negative x direction. हमें इस इक्वेशन पर क्वेश्चंस आने हैं, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेव, बट आप समझें ये बेसिकली किसी x पर प्रेजेंट पार्टिकल के ऑसिलेशन की इक्वेशन है, लेकिन ये एक इक्वेशन हर पार्टिकल के ऑसिलेशन को डिफाइन करती है। यानी पुट x इक्वल टू 0, तो इट इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब किसी भी x पर प्रेजेंट है, खाली उसका x पुट करना है और आपके पास उसकी इक्वेशन बन जाएगी। यानी फाइनली वो ओमेगा टी कुछ भी प्लस माइनस फाइव आ जाएगा नेट x पुट करने के बाद। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है। आपको बहुत बार इक्वेशन दे करके आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि आप बताएं कि वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है, तो जल्दी से समझेंगे कि यहाँ माइनस साइन है बीच में, तो ये वेव पॉजिटिव एक्स में चल रही है, और यहाँ प्लस है तो नेगेटिव एक्स में चल रही है। अब ये भी समझना है, बहुत बार ये फाई मान लो गया प्लस पाई बाय 2, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता था ना, ये फर्स्ट पार्टिकल में फाई कुछ भी हो सकता था, और अगर ये पाई बाय 2 होता तो ये कॉस हो जाता, तो साइन कॉस से कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ हो सकता है ये प्लस पाई हो जाए, तो साइन थीटा प्लस पाई इज माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा इज साइन ऑफ माइनस थीटा, तो अंदर माइनस लेके जाएंगे तो या के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है कि के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, इस फाई से वो चेंज हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों क्वांटिटीज में माइनस है बीच में, तो ये वेव पॉजिटिव एक्स में ही जाएगी, और अगर इन दोनों में प्लस है बीच में, तो ये वेव नेगेटिव एक्स में जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे। और यहीं से इस इक्वेशन से ही आपको इक्वेशन दे करके ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ऑसिलेशन चैप्टर में आपके पास dy बाई डी टी इज वॉट पार्टिकल वेलोसिटी, ठीक है ना, d/y बाई डी टी स्क्वायर पार्टिकल एक्सेलरेशन। जैसे हमें SHM में कोई इक्वेशन दे करके पूछते थे ना कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एट एनी y क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे यहाँ भी पूछा जाएगा। बट यहाँ पहले पार्टिकल बताया जाएगा कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट एट x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो आप x को 2 पुट करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, और फिर dy बाई डी टी से पार्टिकल वेलोसिटी की बात होगी। वो सारी बात यहाँ सेम वैलिड है कि पार्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन इज 0 एट द मीन पोजीशन, पार्टिकल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एम्पलीट्यूड, वो सारी बात सेम है। खाली यहाँ एक x चीज़ और ऐड हो गई कि x वाइज पहले हमें उसका ये नेट फाई देखना होता है, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। और कभी इक्वेशन दे करके व्हाट इज द वेवलेंथ, तो आपने x का कोफिशिएंट देखना है, वो k होना है हमेशा, और k क्या है 2 पाई बाय लैम्डा। तो x का कोफिशिएंट वेवलेंथ देगा, और x का यूनिट वेवलेंथ का यूनिट बताएगा, क्योंकि वैसे ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। टाइम जनरली सेकंड्स में ही रहता है, टाइम में कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बट x का यूनिट कभी मीटर दिया है, कभी सेंटीमीटर दिया है, तो ध्यान रखना है कि जो x का यूनिट होगा इसके साथ k का यूनिट क्या है, ये
ये अगर l+1 है तो ये l-1 है, यानी ये अगर x मीटर हो गया तो ये पर मीटर हो गया, तो बाय लैम्डा करके लैम्डा मीटर में आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ समझें कि t का कोफिशिएंट है ओमेगा, जिसे टाइम पीरियड आना है, x का कोफिशिएंट है वेवलेंथ, सॉरी k, जिससे वेवलेंथ आना है। तो ओमेगा अपॉन k सॉल्व करें आप, ओमेगा इज 2 पाई न्यू एंड k इज 2 पाई बाय लैम्डा, तो 2 पाई कैंसिल, तो ओमेगा बाय k इज न्यू लैम्डा, और न्यू लैम्डा तो v है। तो हमें इक्वेशन दे करके अगर वेव वेलोसिटी पूछ लिया जाए तो t का कोफिशिएंट ओमेगा और x का कोफिशिएंट k डायरेक्ट आपको वेव वेलोसिटी देता है। इक्वेशन से ये सब बात पूछी जाएगी, इक्वेशन दे करके ओमेगा बाय k गिव्स यू वेव वेलोसिटी, और मान लो t दिया है सेकेंड्स में, x दिया है मीटर में, तो ये वेव वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आएगी।